तो कल कहाँ तक देखे अपन उसमें? ठीक। तो कल देखे थे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर। तो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटर पावर फैक्टर देखे थे। तो जो टॉर्क होता है ये फाई एस आई टू एंड कॉस फाई टू होता है। दूसरा हमने देखा था कि ई टू आई टू कॉस फाई टू होता है। यानी कि टॉर्क जो है रोटर के पावर फैक्टर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कल ये देखे थे। अब इसी इक्वेशन से क्या करते हैं हम, यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। तो स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग टॉर्क होता है 3/2 पाई एन एस। ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, इनटू ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर। तो इतना न्यूटन मीटर, ये इसके स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला होता है। ठीक। तो ये फार्मूला हमको क्या बता रहा है, ये फार्मूला हमको बता रहा है कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि E2 कांस्टेंट है ना, सप्लाई वोल्टेज यदि कांस्टेंट है तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस। ठीक। जब व्हेन E2 इज कांस्टेंट, ठीक, इसकी वैल्यू यदि कांस्टेंट है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा ई टू स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हमारी जो मोटर है, इस मोटर में यदि हम देखेंगे यहाँ पे कि हम इसको यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, इस वोल्टेज के कारण फ्लक्स होती है। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वोल्टेज। इस फ्लक्स के कारण E2 होती है। तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है यहाँ पे, ठीक है, फ्लक्स है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, समझ में आया इतना? इसके बाद में जो हमारी स्क्विरल केज मोटर होती है, स्क्विरल केज मोटर का, तो इसमें क्या याद रखना है, समझ में आ गया? तो स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला याद रखना है आपको। दूसरा याद रखना है स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यदि E2 कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक। और स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारी स्क्विरल केज रोटर होता है, इस स्क्विरल केज रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है। तो स्क्विरल केज रोटर में हम क्या पढ़ते हैं कि स्क्विरल केज रोटर में जो रोटर है इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो। क्यों लो होता है, क्योंकि इसमें थिक कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक। तो थिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होगा और ऊपर से कॉपर कंडक्टर हाई कंडक्टिविटी। तो कॉपर कंडक्टर और थिक दोनों हैं, तो इसलिए रोटर रोटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। जबकि स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। क्योंकि ये जो रिएक्टेंस है, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। और स्टार्टिंग के समय में रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, यानी कि हाई होती है। तो स्टार्टिंग के समय में रोटर का जो रिएक्टेंस है वो रोटर के रेजिस्टेंस से क्या होता है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के समय रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण रोटर का रिएक्टेंस रोटर के रेजिस्टेंस से हाई होता है। अब यदि रिएक्टेंस की वैल्यू हाई है, रिएक्टेंस की वैल्यू यदि हाई है तो फिर उसका जो पावर फैक्टर है कॉस फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, R2/Z2 होता है। तो यदि रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इम्पिडेंस बढ़ेगा, इम्पिडेंस बढ़ेगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे लो होता है। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में आपको क्या क्या याद रखना है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, तो एट स्टार्टिंग, तो याद रखना है एट स्टार्टिंग, ठीक है, रोटर रिएक्टेंस ग्रेटर देन क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रोटर का जो पावर फैक्टर है कॉस फाई, ये क्या होता है, यहाँ पे लो होता है स्टार्टिंग कंडीशन में। तो जब भी पावर फैक्टर किसी भी मशीन में लो होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई। तो इसकी जो स्टार्टिंग करंट होती है वो होती है हाई। ठीक। और यदि पावर फैक्टर लो होगा, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पावर फैक्टर। यदि पावर फैक्टर लो होगा तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक।
तो रोटर रिएक्टेंस रेजिस्टेंस से ज़्यादा होने के कारण पावर फैक्टर लो, पावर फैक्टर लो होने से टॉर्क लो, और स्टार्टिंग करंट की वैल्यू क्या होती है, हाई। तो इसलिए हैवी लोड पर स्टार्ट करने के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसका नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क होता है, जबकि इसकी स्टार्टिंग करंट जो होती है वो 5 to 6 7 टाइम्स ऑफ क्या होती है, फुल लोड करंट होती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग करंट जो होती है 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होती है। ठीक, इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने फिर क्या किया, फेज वाउंड रोटर यूज किया। तो जो फेज वाउंड रोटर है, फेज वाउंड रोटर में हमने क्या किया, तो इस रोटर में हमने कर दी रोटर में वाइंडिंग, और रोटर में वाइंडिंग करके स्टार्टिंग के समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर सर्किट में ऐड किया। तो रोटर सर्किट में जब हमने रेजिस्टेंस को ऐड किया तो स्क्विरल केज में ये कंडीशन आ रही थी आपकी। तो अब यदि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे रोटर सर्किट में, तो रोटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रोटर का रेजिस्टेंस यदि इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के समय में, ठीक है, एट स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, किसमें ऐड करते हो आप, यहाँ पे रोटर सर्किट में इसको ऐड करते हो। तो रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करने से रोटर का जो पावर फैक्टर है, ये पावर फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। रोटर का पावर फैक्टर इंक्रीज होने से इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से इम्पिडेंस इंक्रीज होता है, और इम्पिडेंस इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू क्या होती है। तो जहां पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, जहां पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, वहां पे हम किसका यूज करेंगे, फेज वाउंड रोटर का यूज करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग करंट हाई होती है, इसका पावर फैक्टर स्क्विरल केज से हायर होता है, और स्टार्टिंग करंट इसकी लो होती है। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसका यूज करते हैं, और लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्क्विरल केज का यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसमें होती है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, कि मैक्सिमम पावर, सॉरी मैक्सिमम टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क होती है कि जो मैक्सिमम टॉर्क है ये कब प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क जो होती है, ठीक, ये हमने इसमें देखा है कि R2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, X2, यानी कि रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज होना चाहिए। तो यदि स्टार्टिंग के समय में हम रोटर के रेजिस्टेंस को कितना रखें, ठीक, रोटर रेजिस्टेंस को ऐड करते हो बाहर से, लेकिन उसको रखा कितना जाए, तो इतना रखा जाए कि जिससे हमको क्या मिल जाए, वहां पे मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाए। ठीक, तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो फुल लोड टॉर्क से भी ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क हमको कब मिल पाएगा, तो यदि स्टार्टिंग के समय हम रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल रखते हैं, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस के इक्वल रखते हैं, तो हमको वहाँ पे मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होगा, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क रोटर में डेवलप होगा, और वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये कंडीशन है ना, डेरिवेशन से आती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा यहाँ पे कि जो इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ठीक है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज वेरिएशन ऑन स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क पे अप्लाइड वोल्टेज के वेरिएशन का क्या इफेक्ट यहाँ पे होता है। तो जैसे अभी हमने देखा था कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर होता है। कितने न्यूटन मीटर का यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है रोटर के स्क्वायर के क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि स्टार्टिंग के समय हम अप्लाइड वोल्टेज को डबल कर देंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क 4 टाइम्स हो जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये याद रखना है हमेशा कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है इंडक्शन मोटर में वो अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, लेकिन यदि परसेंटेज चेंज बोलेगा,
है ना, जैसे डबल कर दिए तो 4 टाइम्स, हाफ कर दिए तो 1/4 हो गया। लेकिन यदि बोलेगा कि परसेंटेज चेंज करेंगे तो टॉर्क में क्या चेंज होगा, तो वो फिर डबल नहीं होता है। ठीक है, तो यदि बोलेगा परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज एंड परसेंटेज चेंज इन टॉर्क क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन टॉर्क क्या होगा। यदि हम वोल्टेज को 4% इंक्रीज करेंगे, यदि वोल्टेज को 4% इंक्रीज करोगे तो टॉर्क कितना होगा, 8% इंक्रीज होगा। यदि वोल्टेज को आप 5% इंक्रीज करोगे तो टॉर्क अप्रोक्सीमेट 10.25 होता है, 10% इंक्रीज होगा। यदि वोल्टेज को आप 10% इंक्रीज करोगे तो जो टॉर्क है वो 21% इंक्रीज होगा। ठीक, बस में इसी तरह यदि आप वोल्टेज को 10% डिक्रीज करोगे तो जो वोल्टेज है, टॉर्क है, वो 19% डिक्रीज होगा। तो परसेंटेज में यदि वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो टॉर्क स्क्वायर में चेंज नहीं होगा, टॉर्क अप्रोक्सीमेट डबल के आसपास चेंज होता है। ठीक, तो ये कैलकुलेशन आपको बताया गया है कैसे करना है क्लास में, है ना, तो कैलकुलेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे तो इनको तो याद ही रखिए कुछ वैल्यू को, इनके अलावा यदि कोई आता है तो उसके लिए आपके पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से उसको निकाल लीजिए। ठीक, ठीक है। इसके बाद में जो रनिंग कंडीशन होती है, तो रनिंग कंडीशन में मैंने बताया था कि रनिंग कंडीशन में रोटर सर्किट के जितने पैरामीटर हैं एक्सेप्ट रेजिस्टेंस, वो सभी किस पर डिपेंड करते हैं, रिलेटिव स्पीड यानी स्लिप पर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो यदि रनिंग कंडीशन में रोटर की ईएमएफ, रोटर ईएमएफ पर फेज इन रनिंग कंडीशन, तो रोटर ईएमएफ पर फेज इन रनिंग कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, स्लिप इनटू रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। ठीक, तो रनिंग कंडीशन में रोटर के पर फेज की ईएमएफ किसके इक्वल होती है, तो स्लिप इनटू स्टैंड स्टिल ईएमएफ इसके इक्वल होती है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि रोटर रिएक्टेंस पर फेज क्या होता है। ठीक है, तो ये स्लिप इनटू स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस होता है। रोटर की फ्रीक्वेंसी अंडर रनिंग कंडीशन क्या होती है, तो स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टैंड स्टिल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, तो रोटर सर्किट के सभी पैरामीटर्स रनिंग कंडीशन में किस पर डिपेंड करते हैं, स्टैंड स्टिल कंडीशन इनटू स्लिप पर ये डिपेंड करेंगे। ठीक, तो याद रखना है सभी पैरामीटर स्लिप पर डिपेंड करते हैं सिवाय रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो रोटेशन से या फ्रीक्वेंसी से अनअफेक्टेड होता है, तो इसलिए वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो इसी का यूज करके फिर हमने क्या कैलकुलेट किया, रनिंग टॉर्क। तो जब हमने रनिंग टॉर्क को कैलकुलेट किया तो ये रनिंग टॉर्क हमको क्या मिला, तो रनिंग टॉर्क हमको मिला स्लिप इनटू E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा रनिंग टॉर्क होता है। तो इसको कैसे याद रखना है, मैंने बताया था आपको कि आपके पास में स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला है। तो स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला क्या है, E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर है, ये स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला है। ठीक है, रनिंग कंडीशन में ईएमएफ किस पर डिपेंड करेगी, स्लिप पे, स्लिप से मल्टीप्लाई करो। रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, स्लिप पे, स्लिप से मल्टीप्लाई करो। रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है तो रेजिस्टेंस को स्लिप से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और इसका क्या कर दोगे, होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ स्लिप का स्क्वायर नहीं होगा, रिएक्टेंस के साथ जो स्लिप है उसका स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये आपका रनिंग कंडीशन का फार्मूला हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम 3/2 पाई एन एस होगी। तो प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करने से कांस्टेंट मिलता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3/2 पाई एन एस होती है। ठीक, तो ये रनिंग टॉर्क का फार्मूला है। तो फिर मैंने बताया था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क, कि जो हमारी इंडक्शन मोटर है ये मैक्सिमम रनिंग टॉर्क कब प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जब रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, SX2 के इक्वल होगी।
तो यहाँ पे रनिंग कंडीशन में जो मैक्सिमम टॉर्क है उसकी ये कंडीशन है। तो मैंने बताया था कि रनिंग कंडीशन में जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो रनिंग कंडीशन में जो मैक्सिमम टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो स्लिप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि रनिंग कंडीशन में जो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है? स्लिप पे। स्लिप की जिस वैल्यू पर रोटर का रिएक्टेंस रोटर के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, उस स्लिप पर क्या करेगी मोटर? मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो याद रहेगा कि रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम टॉर्क रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? स्लिप की वैल्यू पर डिपेंड करता है। स्लिप की जिस वैल्यू पर रोटर का रिएक्टेंस इंक्रीज होकर रोटर के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, उस स्लिप पर मोटर क्या करेगी? मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे जिस स्लिप पर मोटर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है उस स्लिप को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्लिप। और इस मैक्सिमम स्लिप को हम एस एम या ए से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? R2 अपॉन X2, यानी रोटर रेजिस्टेंस पर फेज अपॉन स्टैंड स्टिल रेजिस्टेंस पर फेज। तो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज, इसका रेशियो होती है ये मैक्सिमम स्लिप। तो मैक्सिमम स्लिप को इस फार्मूले से कभी भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो यदि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है तो वो कितना होता है और वो किस पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है, ठीक है, अंडर रनिंग कंडीशन, तो इसका यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था कि मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन जो होता है एक कांस्टेंट है 3/2 पाई एन एस इंटू E2 स्क्वेयर अपॉन 2x2। तो इतना न्यूटन मीटर यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम टॉर्क होता है, ठीक। तो मैक्सिमम टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? तो इसमें कहीं पे रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है अंडर रनिंग कंडीशन वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है? तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है ये अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। जो मैक्सिमम टॉर्क होता है ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी इसमें फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर के रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, अप्लाइड वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड रोटर रिएक्टेंस, जो स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस है रोटर का, उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे अच्छी तरह से याद रखना है। अब इसके बाद में इसी चीज को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज किया गया? टॉर्क स्पीड कर्व या टॉर्क स्लिप कर्व का यूज यहाँ पे किया गया, ठीक। कि जो टॉर्क स्लिप कर्व या टॉर्क स्पीड कर्व है, तो यहाँ पे टॉर्क स्लिप कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसमें से जरूर देखिए क्वेश्चन आने ही वाला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कर्व है इस कर्व में ये जो एक्सिस है ये शो कर रही है किसको? स्लिप। और ये डायरेक्शन शो कर रहा है किसको? स्पीड। ये शो कर रहा है किसको? यहाँ पे टॉर्क को। टॉर्क यहाँ पे जीरो, टॉर्क यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो गया है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये लाइन शो कर रही है किसको? मैक्सिमम टॉर्क को। और मैक्सिमम टॉर्क को ही क्या बोला जाता है यहाँ पे? ब्रेकडाउन टॉर्क। ब्रेकडाउन टॉर्क या इसी को क्या बोलते हैं? पुल आउट टॉर्क, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस डायरेक्शन में स्लिप इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या है? 1। तो जब स्लिप 1 होता है तो रोटर की स्पीड क्या होती है? 0। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू है 0, तो जब स्लिप की वैल्यू 0 होती है तो रोटर की स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक। अब यहाँ पे स्लिप मान लीजिए 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है और ये 0.8 है। तो इस रेंज की जो स्लिप है इसको हम क्या बोल रहे हैं? लो वैल्यू स्लिप। तो ये जो स्लिप की रेंज है इसको क्या बोलेंगे? लो वैल्यू स्लिप बोलेंगे। तो हमारे पास में रनिंग टॉर्क का जो फार्मूला है, हमारे पास में रनिंग टॉर्क का जो फार्मूला है E2 स्क्वेयर R2
अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर है। ठीक, तो हमको किस में रिलेशन देखना है, टॉर्क एंड स्लिप में, तो बाकी पैरामीटर को क्या कर देंगे कांस्टेंट, तो E2 एंड R2 को क्या कर देंगे यहाँ पे कांस्टेंट। तो जब इसको हम कांस्टेंट कर देंगे तो हमारा जो रनिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, स्लिप इनटू स्लिप अपॉन SX2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो एट लो वैल्यू स्लिप जो SX2 टर्म्स होता है ये कैसा होता है, नेग्लिजिबल। तो लो वैल्यू स्लिप पे ये टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो रनिंग टॉर्क जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो रेंज है स्लिप की ये लो वैल्यू स्लिप है, तो लो वैल्यू स्लिप पे जो टॉर्क होता है रनिंग टॉर्क वो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि स्लिप की वैल्यू है 0 तो टॉर्क भी 0 होगा, यहाँ पे टॉर्क 0 होगा। स्लिप जैसे जैसे बढ़ेगी टॉर्क भी वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो लो वैल्यू स्लिप पे यहाँ पे टॉर्क स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लोड इंक्रीज करोगे ना मोटर के शाफ्ट पे, मैकेनिकल लोड अप्लाई करोगे, तो मैकेनिकल लोड अप्लाई करने पर क्या होता है, स्लिप की वैल्यू इंक्रीज होती है और लोड को ड्राइव करने के लिए मोटर क्या करती है, ज़्यादा टॉर्क डेवलप करती है। तो जैसे से लोड अप्लाई करोगे तो स्लिप इंक्रीज होगी और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, ये ऐसा टॉर्क इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लो वैल्यू स्लिप के लिए टॉर्क स्लिप कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ये होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये किसी कंडीशन में है लो वैल्यू स्लिप पे। तो लो वैल्यू स्लिप पे रनिंग टॉर्क जो है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टॉर्क स्लिप कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अब इससे यदि स्लिप की वैल्यू अधिक इंक्रीज होती है तो अब ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये कर्व थोड़ा सा ऐसा स्लोप होगा, ऐसा ऐसा टर्न लेना स्टार्ट करेगा। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे कि जब ये कर्व इस लाइन को टच कर रहा है तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम टॉर्क हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो गया मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है कब होता है, तो जब, ठीक, तो यहाँ पे जो ये SX2 टर्म्स था ये नेग्लिजिबल था क्योंकि रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वेरी स्मॉल था। तो जब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, टॉर्क स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, SX2 नेग्लिजिबल है, क्यों नेग्लिजिबल है, बिकॉज R2 के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू बहुत कम है। ठीक, तो उसको क्या मान लिए, नेग्लिजिबल। अब जैसे जैसे लोड इंक्रीज हो रहा है, स्लिप इंक्रीज हो रही है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल बढ़ेगा और एक समय आएगा दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो आपने इतना मैकेनिकल लोड अप्लाई कर दिया, मोटर इतना टॉर्क डेवलप करने लग गई, ठीक, कि स्लिप इतनी बढ़ चुकी है और बढ़ के किसके इक्वल हो गई है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया है, R2। तो इस पॉइंट पे ही R2 इज इक्वल टू क्या होगा, SX2, और मोटर क्या करेगी, मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करेगी। तो जिस स्लिप पर मोटर मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रही है, इस स्लिप को हम क्या बोलेंगे, इसकी मैक्सिमम स्लिप। इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा लोड को मोटर ड्राइव नहीं कर सकती है, इससे ज़्यादा टॉर्क मोटर नहीं कर सकती है, इससे हायर स्लिप पर मोटर वर्क नहीं कर सकती है। समझ में आया? इससे ज़्यादा मैकेनिकल लोड मोटर ड्राइव नहीं कर सकती है, इससे ज़्यादा टॉर्क मोटर डेवलप नहीं कर सकती है, इससे ज़्यादा स्लिप पर मोटर वर्क नहीं कर सकती है। यदि आप इससे ज़्यादा मैकेनिकल लोड मोटर के शाफ्ट पे अप्लाई करोगे, ठीक, तो इस समय यदि मैक्सिमम स्लिप से हायर स्लिप होती है तो उसको बोलते हैं लार्ज वैल्यू स्लिप। तो लार्ज वैल्यू स्लिप, तो लार्ज वैल्यू स्लिप का मतलब क्या है कि जो स्लिप है, ठीक है, जो स्लिप है वो ग्रेटर देन क्या हो गई है, मैक्सिमम स्लिप हो गई, तो इसको बोलेंगे लार्ज वैल्यू स्लिप। तो लार्ज वैल्यू स्लिप पे जो ये रनिंग टॉर्क है, ठीक है, अब ये टर्म्स नेग्लिजिबल नहीं रहेगा फिर। तो जब ये नेग्लिजिबल नहीं रहेगा तो स्लिप स्लिप स्क्वायर, तो यहाँ पे रनिंग टॉर्क जो होगा वो स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यदि स्लिप मैक्सिमम स्लिप से इंक्रीज होती है तो टॉर्क क्या होगा, तो जो टॉर्क है वो यहाँ पे ऐसा डिक्रीज होगा और मोटर क्या हो जाएगी आपकी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे टॉर्क और स्लिप में क्या रिलेशन है। तो लो वैल्यू स्लिप पर टॉर्क स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और लार्ज वैल्यू स्लिप पर टॉर्क जो है स्लिप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और मैक्सिमम स्लिप पर मोटर क्या करेगी, मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करेगी। ठीक, फिर हमने क्या सोचा कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना रखा था, R2,
चलो अब इस रेजिस्टेंस को हम डबल करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जब हमने रेजिस्टेंस को डबल किया और दोबारा से फिर से इस कर्व को हमने ड्रॉ किया, तो ये जो कर्व है ये कर्व हमारा इस तरह से बना। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब हमने रोटर के रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, ठीक। तो रोटर के रेजिस्टेंस को डबल करने से जो मैक्सिमम टॉर्क है, मोटर पहले जितना डेवलप कर रही थी अभी भी उतना ही मैक्सिमम टॉर्क डेवलप कर रही है, तो उसके मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज नहीं होता है। तो इससे ये समझ में आया कि मैक्सिमम टॉर्क जो है रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है रनिंग कंडीशन में, सिर्फ स्टार्टिंग में ही डिपेंड करता है। स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रही है ना बात? स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रनिंग टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे यदि हमने रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, तो रोटर के रेजिस्टेंस को यदि हम इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, सेम मैक्सिमम टॉर्क मोटर डेवलप करेगी, बट वो क्या करेगी अब हायर वैल्यू स्लिप पे डेवलप करेगी। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क में नो चेंज, कोई नहीं चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, तो स्लिप में चेंज हो जाएगा। कौन सी स्लिप में, मैक्सिमम स्लिप में। अब हायर वैल्यू मैक्सिमम स्लिप पर मोटर टॉर्क डेवलप करेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैक्सिमम स्लिप कैसे निकाले थे, R2/X2। तो यदि आप रोटर रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो स्लिप भी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो हायर वैल्यू मैक्सिमम स्लिप पर क्या करेगी मोटर, सेम टॉर्क सेम मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करेगी, ठीक। और बाकी कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो हायर वैल्यू स्लिप बोलेगा या लोअर स्पीड बोलेगा, पहले से लोअर स्पीड पे, ठीक। तो ये जो कर्व का शेप है ये कैसा दिखता है आपको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यदि बोलेगा टॉर्क स्लिप कर्व का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे होता है, ठीक। वो तो डिपेंड करेगा कि लोड कैसा है ना। मोटर जैसा मोटर के ऊपर में नो लोड है, तो नो लोड के समय में उसकी स्लिप क्या रहेगी वहां पे, मोटर है ना, जैसा मोटर है स्लिप कब आती है, स्टार्टिंग के समय नहीं आती है। स्लिप कब लेते हैं, रनिंग कंडीशन में। जब मोटर को स्टार्ट कर रहे हो उस समय स्लिप की वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, है ना। कितनी भी रेटिंग की मोटर है, कैसी भी रेटिंग है, तो स्टार्टिंग के समय स्लिप की वैल्यू तो 1 होगी। स्लिप रनिंग कंडीशन में कितनी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब ये बोल रहा है कि स्लिप क्या होनी चाहिए रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू जितनी कम है, इसका मतलब है आपकी मशीन में उतना लॉस कम हो रहा है। रोटर कॉपर लॉस क्या है, कम। कल बताया था कि स्लिप की, रोटर कॉपर लॉस किस पर डिपेंड करता है, स्लिप पे डिपेंड करता है। तो यदि आपकी मशीन में स्लिप कम है रनिंग कंडीशन में, यानी कि आपकी मशीन में लॉस कम हो रहा है, तो एफिशिएंसी क्या रहेगी उसकी, हाई रहेगी, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो कर्व का शेप भी याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो इस तरह से अब इसके बाद में जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑन टॉर्क एंड स्पीड, ठीक है, तो ये मैंने बताया था। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑन टॉर्क एंड स्पीड, टॉर्क और स्पीड पर क्या इफेक्ट यहां पे होगा। तो जैसे मैंने बताया था कि मोटर की जो स्पीड है वो क्या होती है, NS1 माइनस स्लिप। और NS जो होती है ना, इसकी स्पीड किस पर डिपेंड करती है, सिंक्रोनस स्पीड पे। और सिंक्रोनस स्पीड जो है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और रोटर स्पीड डिपेंड करती है सिंक्रोनस स्पीड पे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि रोटर की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है। तो यदि हमको मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के द्वारा उसकी स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो मोटर की स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड के द्वारा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि हमको मोटर की स्पीड को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, ठीक। यदि हमको मोटर की स्पीड को इंक्रीज करना है तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हो, इसका मतलब है आप ट्रांसफॉर्मर ही पढ़ रहे हो।
तो ट्रांसफॉर्मर में बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, E इज इक्वल टू 4.44 एफ एन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, V अपॉन एफ या E अपॉन एफ। तो ठीक उसी तरह से जो इंडक्शन मोटर है इसमें जो स्टेटर की फ्लक्स है जो एयर गैप में प्रोड्यूस्ड हो रही है फ्लक्स, तो यहाँ पे जब इसको आप वोल्टेज दे रहे हो, ठीक, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो फ्लक्स किस कारण प्रोड्यूस्ड हो रही है, वोल्टेज के कारण। तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रही है ये किस पर डिपेंड करती है, तो ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यदि हमें स्पीड की वैल्यू को इंक्रीज करना है, स्पीड को इंक्रीज करना है, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से स्पीड तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन फ्लक्स क्या हो जाएगी, तो ये फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी। अब फ्लक्स डिक्रीज होगी तो इसका जो टॉर्क है वो किसका फंक्शन है, फ्लक्स आई टू कॉस फाई टू। तो इसका जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो यदि फ्लक्स डिक्रीज होगी तो टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा, तो मोटर उस लोड को फिर ड्राइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहां पर क्या करते हैं हम, V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हैं और टॉर्क को कांस्टेंट रखते हैं। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो उसी रेशियो में हम वोल्टेज को भी इंक्रीज करेंगे। तो यदि वोल्टेज को भी इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है, और टॉर्क, फ्लक्स भी कांस्टेंट रह गई और टॉर्क भी कांस्टेंट रह गया। तो यदि बोलेगा कि कोई आपके पास में 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर है और उसको 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसकी V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट कैसे रखोगे, तो आप फ्रीक्वेंसी को अप्रोक्सीमेट 20% क्या कर रहे हो, इंक्रीज, तो वोल्टेज को भी क्या करोगे 20% इंक्रीज कर दोगे। तो जिस रेशियो में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो उतना ही वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे, तो V अपॉन एफ रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और मोटर की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और उसका टॉर्क भी वहां पे कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से यदि हमें इसी तरह से यदि हमें मोटर की स्पीड को डिक्रीज करना है, तो मोटर की स्पीड को डिक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्लक्स यदि इंक्रीज होती है तो यहाँ पे जो अपनी कोर है, ये कोर क्या होगी, यहाँ पे सैचुरेट होगी, आयरन लॉस क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, मोटर क्या होगी आपकी, ओवर हीट होगी। तो ये भी होना यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसलिए यदि हम स्पीड को डिक्रीज करने के लिए फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज को भी डिक्रीज करेंगे, जिससे हमारी फ्लक्स क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी और टॉर्क हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो हमेशा V अपॉन एफ रेशियो को क्या करना है, कांस्टेंट। तो ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर होता है और इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक। तो यदि हमारी 60 हर्ट्ज की कोई इंडक्शन मोटर है और उसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना है, तो हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, लगभग 16% के अप्रोक्सीमेट डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को लगभग 16% के आसपास या 16.5% के आसपास डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम वोल्टेज को भी क्या करेंगे, 16.5% के आसपास डिक्रीज कर देंगे, ठीक। तो हमारा V अपॉन एफ रेशियो कांस्टेंट रहेगा, टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पे हमको यूज करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखना है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे हम देखे थे जो रिलेशन बिटवीन था मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क, ठीक। तो यहाँ पे जो फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, तो जो फुल लोड टॉर्क है और मैक्सिमम टॉर्क है, इसका जो रेशियो है ये आपको याद रखना है, टू मैक्सिमम स्लिप इनटू फुल लोड स्लिप अपॉन मैक्सिमम स्लिप का स्क्वायर प्लस फुल लोड स्लिप का स्क्वायर, ठीक। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्लिप पर, ठीक है, किसी भी स्लिप पर हम फुल लोड टॉर्क निकाल सकते हैं यदि हमें मैक्सिमम टॉर्क पता है, ठीक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टॉर्क
एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, ठीक, 2 इंटू मैक्सिमम स्लिप दैट वैल्यू ऑफ स्लिप, जिस स्लिप पर आपको टॉर्क चाहिए उस स्लिप की वैल्यू को यहाँ रख दोगे, मैक्सिमम स्लिप का स्क्वायर एंड दैट वैल्यू ऑफ स्लिप का स्क्वायर, ठीक। तो यदि हमको मैक्सिमम स्लिप पता है, मैक्सिमम टॉर्क पता है, ठीक है, तो किसी भी स्लिप पर या तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं या टॉर्क पता है तो उस स्लिप को निकाल सकते हैं, ठीक। तो मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं, न्यूमेरिकल कराए हैं आपसे, है ना, उसको ध्यान में रखिएगा, उनको आप प्रैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल आप लोग जितने कराए हैं वो सब कर लेना एक दो बार। तो याद रहेगा ये फार्मूला। इसी के साथ में एक और फार्मूला है, देखो, तो वो जो फार्मूला है वो मैक्सिमम टॉर्क ऐसे लिख देते हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क और आपका जो है स्टार्टिंग टॉर्क, है ना, कौन सा टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क, इसमें रिलेशन को यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टार्टिंग टॉर्क है और मैक्सिमम टॉर्क है इसका रेशियो है, तो ये 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कंफ्यूजन इसी में आपको होगा ज्यादातर, है ना, तो इसमें आपको देखना है कि दोनों में, ठीक है, क्या रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क अपॉन में रहेगा, यहाँ पे फुल लोड टॉर्क है तो फुल लोड स्लिप आती है, फुल लोड टॉर्क है तो मैक्सिमम स्लिप के साथ फुल लोड स्लिप आती है, ठीक। यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग के समय स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहाँ पे कोई स्लिप आएगी क्या, नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या रहेगा, 2a 1 प्लस ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज इसी में हो गए दोनों में, तो इसको दोनों को एक साथ आप याद रखो कि फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, तो मैक्सिमम स्लिप और फुल लोड स्लिप इन दोनों की स्लिप लेनी है, ठीक है। यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो इन दोनों की स्लिप ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग स्लिप क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो फार्मूला आएगा स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या आएगा, 2a और 1 प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है, मैक्सिमम स्लिप, 2 इंटू मैक्सिमम स्लिप अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम स्लिप आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो, तो इतना याद रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग देख लेना और टॉर्क स्लिप देखते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क स्लिप कर्व है या टॉर्क स्पीड कर्व है, तो टॉर्क स्पीड कर्व में जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है, इस इंडक्शन मोटर में टॉर्क जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, स्पीड पर। इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होने से टॉर्क क्या होता है, वहां पे डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे, लेकिन टॉर्क और स्पीड में जो रिलेशन है उसको हम किसी सिंपल इक्वेशन से शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको किससे शो करते हैं, यहाँ पे कर्व से शो करते हैं। तो यहाँ पे सेम ये जो एक्सिस है ये किसको शो करेगा, टॉर्क को, ये जो एक्सिस है ये किसको शो कर रहा है, स्लिप को, और इस डायरेक्शन में आएंगे तो स्पीड को शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने अभी मैक्सिमम टॉर्क का कर्व देखा था, ठीक वैसा ही कर्व है ये, सेम वही कर्व है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्लिप है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, तो जो एन आर है वो क्या है, यहाँ पे एन एस। तो जब मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, 0। मोटर की स्पीड डिक्रीज होगी, है ना, इधर आओगे तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब मोटर की स्पीड डिक्रीज होगी तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो स्पीड डिक्रीज होने पर टॉर्क क्या होता है, इंक्रीज होता है।
तो आप बोल सकते हो कि स्पीड की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि ये जो लाइन है ये किसको शो करती है, मैक्सिमम टॉर्क को। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे जीरो लोड है, जीरो लोड है तो रोटर की स्पीड अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। लोड इंक्रीज हो रहा है, टॉर्क इंक्रीज हो रहा है, और स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक पर्टिकुलर यहाँ पे हम देखेंगे कि लोड पर ये इसका है फुल लोड टॉर्क, इसका क्या है, फुल लोड है। तो यहाँ पे मोटर क्या कर रही है, फुल लोड टॉर्क डेवलप कर रही है, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, फुल लोड स्पीड होगी। तो एक पर्टिकुलर लोड है जिसको हम बोलेंगे फुल लोड, और उस फुल लोड पर इसकी स्पीड क्या होगी, फुल लोड स्पीड, और इसका टॉर्क क्या होगा, फुल लोड टॉर्क होगा। तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, इसका फुल लोड टॉर्क, ये क्या है, जीरो टॉर्क। ठीक, अब यहाँ पे पढ़ चुके हो ये मैक्सिमम टॉर्क है, और यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क जब मिलता है किस पे मिलता है आपको, मैक्सिमम स्लिप पे। इससे यदि ज़्यादा लोड अप्लाई करोगे तो मोटर क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप होके उसका रोटर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये जो टॉर्क होता है इस टॉर्क को क्या बोलते हो, लॉक्ड रोटर टॉर्क। तो ये जो लॉक्ड रोटर टॉर्क है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क। तो लॉक्ड रोटर टॉर्क ही क्या कहलाता है यहाँ पे, स्टार्टिंग टॉर्क। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये 1.5 टाइम्स क्या होता है, फुल लोड टॉर्क। तो जो फुल लोड टॉर्क है उसका कितना टाइम्स होता है, ये 1.5 टाइम्स। और मैक्सिमम टॉर्क जो होता है लगभग 2.5 टाइम्स ऑफ क्या होता है, फुल लोड टॉर्क होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम टॉर्क, उससे थोड़ा कम होता है स्टार्टिंग टॉर्क, और सबसे कम होता है फुल लोड टॉर्क। ठीक है, ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया आपका। ये जो टॉर्क है जहाँ पर ये जो कर्व होता है इस तरह से पुल अप करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो सबसे डीप पॉइंट है और उसके बाद में ये कर्व ऊपर एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, पुल अप टॉर्क, पुल अप टॉर्क। ठीक, तो यदि कभी कर्व ऐसा दे दिया और उसमें बोलेगा, मार्क कर दिया कि ये कौन सा टॉर्क है, ये कौन सा टॉर्क है, ये कौन सा टॉर्क है, ठीक है, तो आप उसको बता सकते हो कि ये पुल अप टॉर्क है। ठीक, ये क्या है, लॉक रोटर टॉर्क या स्टार्टिंग टॉर्क है, और ये क्या है, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क को ही क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन टॉर्क, या फिर उसको पुल आउट टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको बताता है टॉर्क और स्पीड में। अब यदि हम v अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं, v अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं और कांस्टेंट रख करके इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, तो ये जो कर्व है इस कर्व के शेप में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। इसका जो शेप है कर्व का वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो यदि हम देखें यहाँ पे कि टॉर्क शेप इसका कैसा आता है, शेप ऑफ टॉर्क स्पीड कर्व। तो जो टॉर्क स्पीड कर्व है इसका जो शेप है ये चेंज यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, तो जैसे कि ये हमको बता रहा है सिंक्रोनस स्पीड को आरपीएम में, और ये हमको बता रहा है यहाँ पे टॉर्क न्यूटन मीटर। ठीक, और ये जो है किसी मोटर का इस प्रकार से ये टॉर्क स्पीड कर्व है। तो किसी मोटर का क्या है, ये टॉर्क स्पीड कर्व यहाँ पे है। तो टॉर्क स्पीड यदि कर्व होगा ये, तो यहाँ पे ये इसकी एनएस है। ठीक, ये इसका मैक्सिमम टॉर्क है और ये इसका क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क है। तो इस एक्सिस को जब ये कर्व काट रहा है तो इस पॉइंट पे जो टॉर्क मिलेगा उसको क्या बोलोगे, स्टार्टिंग टॉर्क। ये हो जाएगा उसका मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो मोटर है, ठीक है, वो है यहाँ पे 440 वोल्ट, 440 वोल्ट की मोटर है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, यहाँ पे 60 हर्ट्ज है, और इसके जो पोल हैं वो कितने हैं, 4। तो इसकी जो एनएस होगी वो कितनी होगी, 1800 आरपीएम इसकी एनएस होगी। यदि इस प्रकार की कोई मोटर है, ठीक, तो ये जो कर्व बना हुआ है वो इस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी फ्लक्स होगी वो v अपॉन एफ रेशियो पे डिपेंड करेगी।
तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है, ठीक, वो ये रेशियो रहेगा। तो यदि इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 22/3। ये आपके पास में रेशियो, इसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे इस कर्व को जब हमने ड्रॉ किया है तो हमारे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, इतनी वोल्ट और इतना हर्ट्ज है। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं। तो यदि हम V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज को डिक्रीज कर देते हैं 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी को कर देते हैं 15 हर्ट्ज, तो भी इनका रेशियो क्या रहेगा, 22/3 रहेगा। तो V/F रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो ये जो कर्व होगा इसके शेप में चेंज नहीं होगा, ये कर्व इस डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये कर्व इस डायरेक्शन में ऐसा शिफ्ट होगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कर्व है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने 110 वोल्ट और 15 हर्ट्ज के लिए यूज किया है। ठीक, और इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो लगभग 450 आरपीएम हो जाएगी, और यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1800 आरपीएम है यहाँ पे। ठीक, तो हम यदि क्या करते हैं, लो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो लो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट कर रहे हैं, V/F रेशियो को कांस्टेंट रखना है। ठीक, तो मोटर का जो मैक्सिमम टॉर्क है, इस मैक्सिमम टॉर्क में नो चेंज, मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज नहीं होगा। देखो मैक्सिमम टॉर्क सेम है, तो मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये होगा इंक्रीज। तो यदि हम देखें कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है किसको बोलेंगे, जो इस एक्सिस पे लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टॉर्क किसके इक्वल हो गया, मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो गया, और ये स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होकर के क्या हो गया, ये तो इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क हो गया, तो इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को यदि हम लो वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी पर स्टार्ट करते हैं V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते हुए, तो उसके मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज नहीं होगा। उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसके बराबर भी हो सकता है, मैक्सिमम टॉर्क के बराबर भी हो सकता है। तो ये एडवांटेज होती है, ठीक है, इस मेथड की। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जो बोलते हैं VVF मेथड, वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, VVF मेथड इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो ये VVF मेथड की यहाँ पे एडवांटेज होती है। ठीक, हाँ, क्या होता है, बिलो ही किया जाता है, किसी भी मशीन को रेटेड वोल्टेज से हायर वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं करेंगे ना। जैसे हमारी इंडक्शन मोटर कितनी वोल्ट की है, 440, तो उसको हम 660 नहीं देंगे, है ना। ऐसे पढ़ते समय पढ़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में नहीं दोगे। क्यों नहीं देते हैं, इंसुलेशन फेल हो जाएगा उसका, है ना। जो हम मोटर बनाए हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर है जो भी बनाया होगा, वो इंसुलेशन जो यूज़ किया होगा, तो उसकी वोल्टेज कितने 440 के लिए यूज़ किया होगा। तो हायर वोल्टेज पे ऑपरेट करने से इंसुलेशन डेटोरेट हो सकता है ना, वो फेल हो सकता है, तो इसलिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि इसी में एक होता है कि शेप ऑफ स्पीड करंट कर्व। तो यहाँ पे जो करंट और स्पीड का कर्व है, तो इसी में करंट स्पीड कर्व होता है। तो इसमें मैंने बताया है कि जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे होती है, यदि कोई मोटर बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर जो है, ठीक, और वो इंडक्शन मोटर क्या कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रही है। जैसे सिंक्रोनस स्पीड हमने एज्यूम किया था 1800 आरपीएम, इस स्पीड पे वो रन कर रही है। तो इस समय इसकी जो करंट होगी, है ना, ये स्पीड को बता रहा है, स्पीड को बता रहा है एक्सिस, और ये एक्सिस किसको बता रहा है, इसकी करंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मोटर है वो कितनी स्पीड पर रन कर रही है, 1800 आरपीएम की स्पीड पर रन कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रही है। तो इसका मतलब है कि उस पर कोई लोड नहीं है, कोई टॉर्क उसको डेवलप नहीं करना है। तो इस समय मोटर क्या ड्रॉ कर रही होगी, ओनली मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ कर रही होगी। ठीक है,
तो इस समय करंट की वैल्यू मिनिमम होती है और वो इज इक्वल टू क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग करंट होती है। ठीक, अब इसके बाद में यदि मोटर के ऊपर में लोड इंक्रीज करोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। लोड इंक्रीज कर रहे हो, स्पीड डिक्रीज हो रही है और करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ऐसा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो करंट का कर्व है, ये करंट का कर्व स्पीड के रिलेशन में ड्रॉ किया गया है और ये कर्व इस लाइन को कट कर रहा है, तो ये कौन सी करंट हो जाएगी, इसकी स्टार्टिंग करंट हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम, ठीक है, V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं, V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं, तो लोअर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे यदि हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इस कर्व का जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन ये कर्व क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यदि इस कर्व को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगी, इसकी स्टार्टिंग करंट हो जाएगी। तो ये जो कर्व ड्रॉ किया गया है ये किस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए ड्रॉ किया गया है, 440 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के लिए ड्रॉ किया गया है। ये कर्व किसके लिए ड्रॉ किया गया है, 110 वोल्ट और 15 हर्ट्ज के लिए ड्रॉ किया गया है। ठीक, तो हम देखेंगे कि अब जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले हमने देखा था कि मैक्सिमम टॉर्क में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक, स्टार्टिंग टॉर्क उसका बढ़ गया है और स्टार्टिंग करंट क्या हो गई है, उसकी कम हो गई। तो ये वीबीएफ कंट्रोल मेथड की एडवांटेज होती है कि लोअर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को पर यदि मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो लोअर स्टार्टिंग करंट पर हायर टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हायर जो टॉर्क है वो प्राप्त कर सकते हैं, और जबकि मोटर के मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज वहां पर नहीं होता है। दूसरा, इसमें हम जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है उसको भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब एक्ट करती है, जब रोटर की स्पीड ग्रेटर देन क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक, तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पे अभी इसको 60 हर्ट्ज की वोल्टेज दे रहे हो, तो इसका जो रोटर है वो कितने स्पीड पे रोटेट कर रहा होगा, तो 1800 आरपीएम से स्लाइटली लेस स्पीड पे रन कर रहा होगा। तो मान लीजिए इसका रोटर 750 आरपीएम पे रन कर रहा है। ठीक, और सिंक्रोनस फ्लक्स जो है वो कितने आरपीएम पे रन कर रही है, 1800 आरपीएम पे रन कर रही है। अब अंडर रनिंग कंडीशन हम इसकी फ्रीक्वेंसी को सडनली क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो इस सिंक्रोनस फ्लक्स की स्पीड इंस्टेंटली क्या होगी, 450 आरपीएम हो जाएगी। जब ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इसकी स्पीड क्या होगी, हायर होगी। तो यदि रोटर की स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड हो जाती है, रोटर की स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड हो जाती है, तो क्या होता है, मोटर कैसे वर्क करती है, इंडक्शन जनरेटर के समान, और इंडक्शन जनरेटर के समान वर्क करती है तो पावर के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे मोटर क्या करेगी, अपनी स्पीड को बिलो 450 आरपीएम करेगी, है ना, सिंक्रोनस स्पीड से कम कर जाएगी उसको। तो मोटर अपनी स्पीड को कम करने के लिए कर रही है, ब्रेक अप्लाई कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे अप्लाई करेंगे, समझ में आया कि अंडर रनिंग कंडीशन सप्लाई फ्रीक्वेंसी को सडनली क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो वहां पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग वहां पे वर्क करेगी। ठीक, तो इस तरह से इस मेथड में हम इजिली रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है कि इसमें प्लगिंग ब्रेकिंग भी होती है। तो प्लगिंग ब्रेकिंग उसको आगे बताता नहीं, तो जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर को क्या कर सकते हैं हम, तो इंडक्शन मोटर को हम यूज कर सकते हैं कैसे, एक जनरेटर के समान। तो यहाँ पे देखिए इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर एज एन इंडक्शन जनरेटर। तो जो इंडक्शन मोटर है उसको हम एक जनरेटर के समान यूज कर सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर एज एन इंडक्शन जनरेटर, तो इंडक्शन मोटर को इंडक्शन जनरेटर के समान यूज करते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड नहीं रहती है। ठीक है, जैसे एक डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, एक अल्टरनेटर है, इन दोनों को जब हम रन करते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड, पता है कि नहीं। जो जनरेटर है, ठीक, एक डीसी जनरेटर है, एक अल्टरनेटर है, तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, ठीक है, जनरेटर है ये दोनों। तो जो जनरेटर है, इन जनरेटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये भी क्या है,
जनरेटर है, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती है। तो इसकी स्पीड क्या होती है? तो इसकी स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो जब सिंक्रोनस स्पीड नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? असिंक्रोनस। तो ये जो है असिंक्रोनस जनरेटर है, ठीक है। ये दोनों सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करते हैं, लेकिन ये असिंक्रोनस है, सिंक्रोनस स्पीड से हायर स्पीड पर ये रन करता है। तो जैसे क्या होता है कि ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसका ये रोटर है, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऐसा स्टेटर वाइंडिंग की हुई है, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग। जो जनरेटर जो होता है, इस जनरेटर का क्या लगाना पड़ेगा आपको? शाफ्ट पे प्राइम मूवर लगाना पड़ेगा, इनपुट मैकेनिकल पावर देनी पड़ेगी। तो ये इसका है प्राइम मूवर। तो जैसे डीजल इंजन वगैरह है ना, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके ये टर्मिनल है, और इसके टर्मिनल पे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से 3 फेज रजिस्टिव लोड को कनेक्ट कर दिए। तो रजिस्टिव लोड को क्यों कनेक्ट किए? क्योंकि वो एक्टिव पावर ड्रॉ करता है ना। तो हमको ये देखना है कि ये एक्टिव पावर डिलीवर करता है या नहीं करता है, तो इसलिए रजिस्टिव लोड को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि यदि इसके प्राइम मूवर से इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं रोटर को, तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं हो पाएगी, तो ये अभी एक जनरेटर के समान वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये इंडक्शन मोटर है, यदि इसके रोटर को हम प्राइम मूवर से मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है, अबव सिंक्रोनस स्पीड, तो ये एक जनरेटर के समान अभी वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगी, कोई पावर डिलीवर ये नहीं कर पाएगा। वोल्टेज बिल्डअप के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? रिएक्टिव पावर, यानी कि इसको हमको क्या देनी पड़ेगी? रिएक्टिव पावर देनी पड़ेगी। तो रिएक्टिव पावर देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक कैपेसिटर बैंक ले लिया, और इस कैपेसिटर बैंक से हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो डेल्टा कनेक्टेड ले लिया कैपेसिटर बैंक, और इसको कनेक्ट कर दिए। तो ये कैपेसिटर बैंक इसको क्या देगा? लैगिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो लैगिंग रिएक्टिव पावर इसको देगा। तो जब रिएक्टिव पावर इसके स्टेटर में फ्लो होगी, तो क्या करेगी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी, ठीक। अब यहाँ पे रोटर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है अबव सिंक्रोनस स्पीड। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे है? सिंक्रोनस स्पीड पे, और इसकी स्पीड क्या है? ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। तो नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है उसमें स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कैसी होती है? सेम, सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो सेम नहीं होनी चाहिए, सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड जीरो, कोई किसी को काट नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसके रोटर को अबव सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करते हैं। तो जब इसके रोटर को हम अबव सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करेंगे, तो रोटर के फील्ड की स्पीड ग्रेटर देन क्या होगी? सिंक्रोनस फील्ड हो जाएगी, ठीक। तो रोटर जो है वो पहले क्या करेगा, इसको कट करेगा, सबसे पहले कट करेगा। कट करने से इसमें क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, इसमें क्या होगी? करंट सर्कुलेट होगी, और वो करंट अपना एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेगी। तो अब रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेटिक फील्ड से हायर स्पीड पर रोटेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? इस कंडक्टर को कट करेगा, और इस कंडक्टर को कट करेगा तो इसमें क्या करेगा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और ईएमएफ इंड्यूस करेगी तो लोड कनेक्ट है, और लोड को क्या करेगा? ये एक्टिव पावर डिलीवर करेगा। तो इस तरह से ये लोड को क्या करने लगता है? एक्टिव पावर डिलीवर करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो यहाँ पे स्पीड होगी रोटर की वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनस स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो पावर डिलीवर्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? स्लिप। तो यहाँ पे एक्टिव पावर डिलीवर्ड जो होती है, डिलीवर्ड एक्टिव पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? स्लिप। तो अबाउ सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से जो हायर स्लिप है वो स्लिप कैसी होगी? नेगेटिव स्लिप होगी, ठीक है। तो उस नेगेटिव स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे जो डिलीवर्ड पावर होती है। दूसरा, जो यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होती है, वोल्टेज जो बिल्डअप हो रही है ये किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस,
ठीक है। तो जो कैपेसिटर बैंक है, इस कैपेसिटर बैंक की कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। यदि इसकी कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं होगी तो ये वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा, तो ये एक जनरेटर की तरह वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में कैपेसिटर को करंट करना पड़ेगा जो इसको रिएक्टिव पावर डिलीवर कर सके। ठीक है, समझ में आई बात। तो रिएक्टिव पावर जो है वो नॉन कंज्यूमेबल होती है, कंज्यूम नहीं होती है, लोड से सोर्स में और सोर्स से लोड में आना जाना करते रहेगी। ठीक है, तो वोल्टेज जो बिल्डअप करना है तो उसके लिए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। यदि इनसफिशिएंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस होगी तो ये वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगी और जनरेटर आपका वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जनरेटिंग एक्शन में जो स्लिप की वैल्यू होगी, ठीक है, वो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटर देन -1 और लेस देन क्या होती है, 0। कल भी बताया था कि जनरेटिंग एक्शन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -1 और लेस देन क्या होगी, 0। दूसरा बताया था मोटरिंग एक्शन में, तो ये जनरेटिंग एक्शन में, मोटरिंग एक्शन में स्लिप की वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या होगी, 1, तो ये मोटरिंग एक्शन में होगी। और ब्रेकिंग एक्शन में स्लिप की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी, तो ये ब्रेकिंग एक्शन होगा। हाँ, प्राइम मूवर, प्राइम मूवर क्या देगा इसको, इनपुट मैकेनिकल पावर, इनपुट क्या देगा, इनपुट मैकेनिकल पावर, और ये क्या देगा आपको, आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो पावर कन्वर्जन कैसे होता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है, तो इसीलिए प्राइम मूवर यूज करके इसको इनपुट मैकेनिकल पावर देंगे। ठीक है, तो समझ में आई। दूसरा इसमें जो प्लगिंग है, प्लगिंग, प्लगिंग क्या है, ब्रेकिंग है। तो प्लगिंग ब्रेकिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो प्लगिंग ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 फेज वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, आर वाई बी। ठीक, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटर भी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसा होता है, सेम। ब्रेक कब अप्लाई करते हो, ब्रेक कब अप्लाई करते हो, अंडर रनिंग कंडीशन। तो अंडर रनिंग कंडीशन इसकी सप्लाई के एनी टू टर्मिनल्स को क्या करोगे आप, ऐसा इंटरचेंज कर दो। तो सप्लाई के एनी टू टर्मिनल्स को अंडर रनिंग कंडीशन जैसे ही इंटरचेंज करोगे तो ये जो फ्लक्स है इसका डायरेक्शन इंस्टेंटली तत्काल चेंज हो जाएगा। बट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी रोटर का डायरेक्शन अभी क्या है, सेम है, एज इट इज है, पहले के समान। तो जैसे ही हम इनको रिवर्स करते हैं तो तुरंत ही क्या होगा, प्लगिंग ब्रेकिंग जो है वहां पे वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इस समय जो स्लिप की वैल्यू होती है वो 2 माइनस क्या होती है, एस। तो यदि बोलेगा कि प्लगिंग ब्रेकिंग जब हम कर रहे हैं तो उस इंस्टेंट पर स्लिप की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस एस स्लिप की वैल्यू यहाँ पे होती है। ठीक, तो ये प्लगिंग ब्रेकिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका यूज करते हो आप रोलिंग मिल में, प्रिंटिंग प्रेस, एलिवेटर, मशीन टूल्स, तो इन सब में इस ब्रेकिंग का जो है यूज हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग। तो टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग जो होती है इंडक्शन मोटर में, तो एक जो अभी बताया थोड़ी देर पहले, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, एक होती है प्लगिंग, एक होती है डायनामिक ब्रेकिंग। ठीक है, प्लगिंग ब्रेक लिए, रीजनरेटिव, डायनामिक होती है। तो डायनामिक जो होती है इसमें एक होती है एसी डायनामिक ब्रेकिंग, एक होती है सेल्फ एक्साइटेड ब्रेकिंग। तो सेल्फ एक्साइटेड ब्रेकिंग यूजिंग कैपेसिटर इसको बोलते हैं। एक होती है डीसी डायनामिक ब्रेकिंग,
और एक होती है जीरो सीक्वेंस ब्रेकिंग। तो इस प्रकार की ये जो ब्रेकिंग होती है, ये ब्रेकिंग यहाँ पे जनरेट इसमें यहाँ पे होती है। ठीक, तो रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग यहाँ पे होती है, तो नॉर्मली प्लगिंग तो आप लोग देख चुके हो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होती है, इसमें जो हम पावर पढ़ते हैं, थ्री फेज पावर क्या होती है, थ्री, यह है फेज वोल्टेज, यह है फेज करंट, और ये क्या है यहाँ पे पावर फैक्टर। तो ये पावर फैक्टर किसके बिटवीन होता है, फेज। तो ये फेज वोल्टेज और फेज करंट, किसकी फेज वोल्टेज फेज करंट है, तो अपने जो रोटर की फेज वोल्टेज फेज करंट, और उसका क्या है, ये पावर फैक्टर है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ये मोटरिंग सॉरी स्टेटर की है, तो यहाँ पे ये मोटरिंग एक्शन है, ये मोटरिंग एक्शन यहाँ पे होता है। तो मोटरिंग एक्शन के समय में यहाँ पे इस तरह से मोटर क्या करती है, पावर को ड्रॉ करती है। ठीक है, तो इसका जो फेज एंगल होता है, ये फेज एंगल, ठीक है, पावर फैक्टर एंगल, इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन क्या होती है, 90 डिग्री होती है। बात समझ आ रही है। तो इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन क्या रहेगी, 90 डिग्री होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री होगी। तो लेस देन 90 डिग्री होने से कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होती है पावर की पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव पावर का मतलब होता है कि जो मोटर है वो सोर्स से क्या कर रही है, पावर को ड्रॉ कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे कि पावर कैसी है, पॉजिटिव पावर। तो जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम करते हैं, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय में जो इसका फेज एंगल होता है ये ग्रेटर देन क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। यदि कॉस की वैल्यू हम 90 डिग्री से ज़्यादा देखेंगे, ठीक है, तो कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यदि कॉस नेगेटिव हो जाता है तो हम बोलेंगे कि जनरेटिंग एक्शन में जब ये मोटर में हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, तो मोटर जो है कोई जनरेटर की तरह वर्क कर रही होती है। तो जब ये जनरेटर की तरह वर्क कर रही होती है तो पावर नेगेटिव होती है। पावर नेगेटिव यानी कि पावर जो है सोर्स से कहाँ जा रही है, सॉरी लोड से कहाँ जा रही है, सोर्स में। तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो पावर नेगेटिव होने के लिए, ठीक है, जो ये कॉस फाई है इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। और ये नेगेटिव कब होगा, जब फाई ग्रेटर देन क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये आपको पूछ सकता है कभी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो पावर फैक्टर एंगल होता है, फेज एंगल होता है, उसकी वैल्यू रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होती है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन क्या होगी, वो 90 डिग्री होगी। और मोटरिंग एक्शन में क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा यदि कभी आपको ये पूछ दिया। तो ये शो करता है कि पावर के फ्लो का डायरेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखेंगे जो डायनामिक ब्रेकिंग होती है, प्लगिंग तो बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। जो डायनामिक ब्रेकिंग होती है, डायनामिक ब्रेकिंग मतलब रोटर की मोशन के कारण, उसकी गति के कारण जो ब्रेकिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, डायनामिक ब्रेकिंग बोलेंगे। तो एक होती है एसी डायनामिक ब्रेकिंग। तो एसी डायनामिक ब्रेकिंग जो होती है इसमें क्या करते हैं, एसी डायनामिक ब्रेकिंग जो होती है इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये हमारी थ्री फेज मोटर है, इसको हम यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम सिंगल फेज की तरह ऑपरेट करेंगे। तो सिंगल फेजिंग आप लोग पढ़े हो मोटर में। तो सिंगल फेजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी एक सप्लाई टर्मिनल को क्या कर दोगे, यहाँ पे आप इसके रिमूव कर दोगे, तो उसको क्या बोलोगे आप, सिंगल फेजिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके एक सप्लाई टर्मिनल को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, ओपन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगल फेजिंग हो गई। तो यहाँ पे जो है मोटर में क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक, तो यहाँ पे मोटर में ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टू लीड कनेक्शन, इसको बोलते हैं टू लीड कनेक्शन। एक तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी मोटर है इसका जो ये कनेक्शन है, इसके कनेक्शन को हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमने एक फेज के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, थ्री लीड कनेक्शन। तो यदि बोलेगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टू लीड कनेक्शन,
3 लीड कनेक्शन का यूज किसमें करते हैं, या एसी डायनेमिक ब्रेकिंग में कितने लीड कनेक्शन का यूज करते हैं, तो 2 लीड कनेक्शन, 3 लीड कनेक्शन का यूज करते हैं। या बोलेगा एसी डायनेमिक ब्रेकिंग में हम मोटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, तो सिंगल फेज मोटर की तरह ऑपरेट करते हैं। तो आपको याद रखना है कि एसी डायनेमिक ब्रेकिंग में मोटर को सिंगल फेज मोटर की तरह ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके एक सप्लाई टर्मिनल को रिमूव कर देते हैं, सिंगल फेज मोटर की तरह ऑपरेट करते हैं, और इसमें 2 लीड कनेक्शन या 3 लीड कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक। दूसरा होता है कि जो सेल्फ एक्साइटेड ब्रेकिंग है, इस सेल्फ एक्साइटेड ब्रेकिंग में क्या करते हैं कि जो हमारी मोटर है, ये जो हमारी मोटर है, थोड़ा नीचे लो, ये इसकी सप्लाई है, और ये इसकी सप्लाई, इसको हमने इस प्रकार से ये सप्लाई दी हुई, और ये क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं ये, ठीक। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर का यूज करेंगे। तो परमानेंट ये कैपेसिटर जो है ये यहाँ पे कनेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने ये कैपेसिटर को परमानेंट कनेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। ये कॉन्टैक्ट क्लोज है, करंट फ्लो हो रही है, कैपेसिटर्स चार्ज हो रहे हैं, मोटर अपना नॉर्मल वर्क कर रही है। अब अपने को ब्रेकिंग अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्टर को ओपन करेंगे। तो जैसे ही कॉन्टेक्टर को ओपन करेंगे तो इसमें क्या है, अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, रोटर क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है, ठीक। और ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या करेंगे, इसको रिएक्टिव पावर देंगे। तो इस समय ये कैसा वर्क करेगा, एक जनरेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और अपनी स्पीड को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो सेल्फ एक्साइटेड ब्रेकिंग है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का। जो डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग होती है, इस डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या करेंगे यहाँ पे, तो डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग में हम क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज कर लेंगे, स्टेप डाउन ऐसा, और इसके साथ में हम किसको लगा देंगे, रेक्टिफायर को। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कैसा रेक्टिफायर लगा दोगे। और इस रेक्टिफायर के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डीसी सप्लाई फीड करेंगे। एक स्विच लगा देंगे यहाँ पे, एक स्विच लगा देंगे, और स्विच लगा के इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको डीसी सप्लाई यहाँ पे फीड करेंगे। तो जैसे ही स्विच कॉन्टेक्टर को ओपन करेंगे, कॉन्टेक्टर को ओपन करके क्या देंगे, इसको हम डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। जीरो सीक्वेंस ब्रेकिंग में क्या करते हैं, जीरो सीक्वेंस ब्रेकिंग में जो हमारा जो स्टेटर होता है, उस स्टेटर वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, तीनों स्टेटर वाइंडिंग को इस प्रकार से सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और सीरीज में कनेक्ट करके इसके अक्रॉस, ठीक है, आइदर एसी और डीसी कोई भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तीनों में सेम करंट फ्लो होगी, तीनों की फ्लक्स सेम रहेगी, तो इनकी करंट में, तीनों की फ्लक्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, जीरो फेज डिफरेंस होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो सीक्वेंस ब्रेकिंग। तो इसमें इन नाम वगैरह आप याद रखिए, है ना। तो नाम वगैरह थोड़ा सा इसका याद रखिए, कौन कौन सी ब्रेकिंग इसमें यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्लिप। तो इसमें मेजरमेंट ऑफ स्लिप में आपको याद रखना है, इंडक्शन मोटर में क्या कर सकते हो आप, मेजरमेंट ऑफ स्लिप। तो स्लिप को कैसे मेजर करोगे, तो बाय मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल स्पीड
तो क्या करोगे, जो टैकोमीटर होता है, इस टैकोमीटर के द्वारा आप एनआर को, ठीक है, एक्चुअली मेजर कर लोगे। तो हम एनआर को एक्चुअली मेजर कर लेंगे किसके द्वारा, टैकोमीटर के द्वारा। अब एनआर आपके पास में है, तो एनएस को आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो इसको आप कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट कर लिए और स्लिप की वैल्यू को डिटरमाइन कर लो, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक, तो एन आर को एक्चुअल मेजर करते हैं, एन एस को कैलकुलेट करते हैं और स्लिप की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। दूसरा जो मेथड होता है, बाय कंपेयरिंग रोटर एंड स्टेटर, या सप्लाई बोल सकते हो, स्टेटर या सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी या रोटर एंड स्टेटर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो हमें पता है कि अंडर रनिंग कंडीशन में रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी ये होती है, ये तो हमको नोन होती है, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज आती है। ठीक है, तो यदि ये पता चल जाए तो हम स्लिप निकाल सकते हैं। तो स्लिप क्या होगा, रोटर करंट, ठीक, अपॉन क्या होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है, इस इंडक्शन मोटर के शाफ्ट पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्लिप रिंग लगाते हैं। और इस स्लिप रिंग के साथ में हम क्या करेंगे, सेंटर जीरो मिली वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो ये है यहाँ पे सेंटर जीरो डीसी मिली वोल्ट मीटर। तो याद रखना है कि ये जो वोल्ट मीटर होगा, सेंटर जीरो और कौन सा होना चाहिए, डीसी मिली वोल्ट मीटर ही होना चाहिए। एसी मिली वोल्ट मीटर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, डीसी मिली वोल्ट मीटर होना जरूरी है। तो ये जो वोल्ट मीटर होता है, इस वोल्ट मीटर के सेंटर में यहाँ पे जीरो होगा, ये मैक्सिमम होगा और ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जो इसका पॉइंटर है, ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है मैक्सिमम टू मिनिमम। कैसे ऑसिलेट करता है, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रोटर करंट। ठीक, रोटर करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे ऑसिलेशन करेगा। ठीक, तो जब इसकी वैल्यू जीरो है तो पॉइंटर जीरो पे रहेगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो पॉइंटर मैक्सिमम पे आ जाएगा। फिर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस, तो वापस जीरो हो जाएगा। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो पॉइंटर मिनिमम पे आ जाएगा। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जीरो होगी तो पॉइंटर जीरो पे आएगा। एक साइकिल है, तो ये इधर से इधर गया वापस, फिर इधर से इधर गया, तो ये भी एक साइकिल कंप्लीट किया। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये साइकिल पर सेकंड कितना है। ठीक है, तो इसका जो साइकिल पर सेकंड है उसको हम देखेंगे कितना है, कितना ऑसिलेशन कर रहा है पर सेकंड। तो उतना क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट हो जाएगी। तो उससे हम इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं, है ना, तो न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखिएगा, है ना, उसके न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक होता है स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड। तो स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड, तो इस स्ट्रोबोस्कोपिक मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारी जो मोटर होती है, ठीक, अब जैसे हमारी मोटर 6 पोल की है, तो क्या करेंगे, इसके शाफ्ट पे एक डिस्क लगाएंगे और डिस्क को पोल के इक्वल सेक्टर्स में, खंडों में डिवाइड कर देंगे। तो 6 पोल की है तो 6 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वल पार्ट्स में। यदि 4 पोल की होगी तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और इन पे क्या करेंगे, ऐसा अल्टरनेट कलर कर देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, इसके फ्रंट में यहाँ पे स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप लगा देंगे और यहाँ पे हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा सेम सोर्स से इसको, ठीक है, पावर फीड करेंगे सेम सोर्स से। तो जो सोर्स इसके लिए है, मोटर के लिए है, वही सोर्स से इसको पावर फीड करेंगे। तो ये जो लैंप होता है, ये लैंप क्या करता है, फ्लिकर करता है, फ्लिकर करता है, जलेगा बुझेगा। तो यहाँ पे इसका इल्यूमिनेशन क्या होगा, जीरो। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा तो क्या करेगा, इसके ऊपर फ्लैश करेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यदि इस रोटर की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो हर बार जब भी ये फ्लैश करेगा तो वो फ्लैश किस पे गिरेगा, व्हाइट पे। इधर फ्लैश किया, इस व्हाइट पे गिरा, फिर इतना समय मिला, सेकंड फ्लैश इधर आएगा, तब तक ये वाला भाग घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला भाग घूम के इधर आ जाएगा। तो फिर फ्लैश अगेन किस पे गिरेगा, व्हाइट पे।
तो हमारी आंखें क्या देखेंगी, हर बार व्हाइट कलर देखेंगी। तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे कोई एक डिस्क है और वो स्टेशनरी डिस्क है। तो यदि लैंप के फ्लिकर करने की फ्रीक्वेंसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के रोटेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों को कैसा दिखाई देता है, स्टेशनरी, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे रोटर स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड है। तो इसके कारण जो डिस्क है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करते हुए विजिबल होगी और इसमें इस तरह से 3 लाइन अपीयर्स होंगी। ठीक है, तो इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में ये डिस्क रोटेट करते हुए विजिबल होगी और इसमें ये 1 2 3 लाइन्स यहाँ पे अपीयर होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे और काउंट करेंगे इस मार्क पॉइंट से 1 मिनट में ये कितनी लाइन पास हो रही हैं। तो उससे हमको मिल जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो एन आर माइनस एन एस माइनस एन आर ये रिलेटिव स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड हमको कैसे मिलेगी, तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम मार्क्ड पॉइंट। तो नंबर ऑफ लाइन पास फ्रॉम मार्क्ड पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ लाइन सीन इन डिस्क। ठीक, तो कितनी लाइन हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, 1 2 3 3 दिख रही है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। एनएस को कैलकुलेट कर लो आप, तो एनएस कैलकुलेट कर लीजिए और एनएस को कैलकुलेट करके इसको डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से यहाँ पे स्लिप की वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं। आई बात समझ में। तो आज इतना ही देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं। ठीक है, तो बाकी कल देखते हैं।